कि भगवती हमारे मंच पे काम कर रही है, हमने इसको बनाया है। भगवती हमारे साथ रहे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है और हमारे साथ ना रहे तो हमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि प्रतापगढ़ के एक मजबूत नेता रामलाल जी चुनाव हार गए। शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा काम रामलाल जी ने किया। इसकी रक्षा हमें करनी है तो हमें बीजेपी को जीताना पड़ेगा। इस एक फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव हुआ था, तभी समझ गई थी कि आदिवासियों की बर्बादी अब शुरू हुई है। जनजाति सलाहकार परिषद नहीं है। मैं कांग्रेस के साथ खुश हूँ। लोगों का कहना है कि भगवती को कांग्रेस का इसलिए समर्थन किया क्योंकि उसको जब वो जेल गई थी तब उनका थोड़ा सपोर्ट किया था। करते जैसे बाप पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना मोहनलाल रोत, उन्होंने मेरी किसी पोस्ट पे मुझे आतंकी संगठन से जुड़ी हुई। भगवती जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आपका भी हमारे घर पे स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारे विचारों को अपने चैनल पे दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने कांग्रेस ज्वाइन करी? जो मैंने कई बार बोला कि देश में आज की तारीख में देश में बहुत सारी समस्याएं निरंतर हो रही है। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि संसद में एक सुरक्षा चूक हुई है, बाहर से बदमाश आते हैं और उसमें हल्ला मचा देते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और फिर खाली संसद भी सुरक्षित हाथों में नहीं है इतना कहने वाले तमाम सांसद सस्पेंड हो गए। तो ऐसी तानाशाही सरकार जो देश में राज कर रही है उसके खिलाफ अगर हमें खड़ा होना है तो कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा और बस इसी कारण से मैं कांग्रेस के साथ हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा है कि आप, देखा जाता है कि जब से हमने लगभग सोशल मीडिया आपके हर अकाउंट पे हम देखते आए हैं कि आप रेगुलर आदिवासी मंच से जुड़ी हुई थी और हर जगह आप आदिवासियों की आवाज़ उठाती नज़र आ रही थी। तो अब कांग्रेस में आने के बाद आप क्या आदिवासियों की आवाज़ किस तरह से उठाएंगी? जैसे मैं पहले आवाज़ उठा रही थी, आपको मैं बता दूँ अभी, जैसे कई लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं कि हमारे मंच पे आके ऐसा किया, लेकिन मैं तमाम प्रकार के उन लोगों के साथ काम कर रही थी जो आदिवासी समुदाय के लिए काम करते हैं, प्लस शिक्षा के लिए काम करते हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का काम करते हैं, पर्यावरण। आप हाल ही में देख रहे हो, देखो दिसंबर का महीना चल रहा है, आसमान में बादल हैं, ये एक क्लाइमेट चेंज सडनली हो रहा है हमारे सामने और ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसे मुद्दों पे जो लोग भी काम करते हैं उन सबके साथ मैं काम कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने इसका ये मतलब निकाल दिया कि भगवती हमारे मंच पे काम कर रही है, हमने इसको बनाया है, या ये सब। तो मैं इन सब को बात को नहीं मानती हूँ। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत भी काम कर सकता है। आज तक मेरा किसी संगठन में एज ए पदाधिकारी मैंने कहीं जाके पद ग्रहण नहीं किया। जो भी मैं कर रही थी वो व्यक्तिगत कर रही थी। तो जब मैं आदिवासी समुदाय के लिए जो काम कर रही थी वो व्यक्तिगत कर रही थी, तो कांग्रेस में आने से क्या होगा? ठीक है, मेरा पार्टी वाला काम मैं अलग से करूँगी। तो आप चाहते तो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती थी, जैसे भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि आपके समाज के लोग अधिकतर सोच रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मतलब आदिवासियों की है और आप खुद एक आदिवासी हैं, तो इस पर आप कहेंगे? देखो, इस मुद्दे पे मैं जो सबसे बड़ी बात आज आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी वो ये था कि राजस्थान में आदिवासी पार्टी, ऐसे कहो तो ट्राइबल पार्टी भी आदिवासी पार्टी थी और बाप पार्टी भी आदिवासी पार्टी है। दोनों को बनाने वाला आदिवासी, दोनों को चलाने वाला आदिवासी। तो जब यहीं शुरुआत में दो टुकड़े हो गए तो हम जाके कहाँ खड़े रहे? हमारे लिए दोनों समान थे। मध्य प्रदेश में भी देखो तो कहीं ना कहीं समर्थन करने वाले अलग, कुछ लोग कांग्रेस में भी गए, कुछ लोग दूसरी पार्टी भी ले आए। आप मध्य प्रदेश का हाल भी जानते हैं, वहाँ पे भी तमाम मजबूत संगठन जो आदिवासियों के नाम पे चलते हैं वो ऐसे बहुत मजबूत थे, लेकिन जैसी राजनीति आई तो उनके टुकड़े हो गए। गुजरात में पहले BTTS काम करता था, फिर कुछ लोगों ने जाके ATS बना दिया। एक हर जगह विचारधारा का विभाजन होना ये दिखा रहा था कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर हम विचारधारा में बहुत मजबूत है तो विचारधारा से कोई अगर एक व्यक्ति हट के जा रहा है तो हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ राजस्थान में स्पेशली ये देखा कि चाहे जो नाराज़ हो रहा है उसको जाने दो, हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं। इवन मेरे लिए जब कुछ लोगों ने कहा कि भगवती अगर आप लोगों के साथ काम नहीं करेगी तो आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो
डूंगरपुर की जो हाई कमान है उनमें से कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया कि भगवती हमारे साथ रहे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है और हमारे साथ ना रहे तो हमें कोई नुकसान नहीं है। वो जो करना चाहे वो कर सकती है। ऐसे ऐसे तो बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, हमारे को उससे कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं है। ऐसा उन्होंने जब कहा तो फिर मैं किसी भी पार्टी में जाती हूँ तो उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कि आपकी विधानसभा छोड़कर हमारी लगभग प्रतापगढ़ विधानसभा तक आप पहुंच रहे थे। घाटोल विधानसभा बांसवाड़ा में लगती है और प्रतापगढ़ के विधायक, कांग्रेस के विधायक पूर्व विधायक रामलाल जी चुनाव लड़े थे। वो उनकी हर एक सभा में और लगभग हमने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा कि आप उनकी सभा में रात्रि में भी आप उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। पर ऐसा क्या कारण रहा कि वो वहाँ से चुनाव हारे और आपने लगभग उनकी अशोक गहलोत की सभा में भी सभा को संबोधित किया था, तो क्या कारण रहा ऐसा? देखो, मुझे बहुत दुख है कि प्रतापगढ़ के एक मजबूत नेता रामलाल जी चुनाव हार गए। क्या कारण रहे इस पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं किसी भी पार्टी में नई हूँ और राजनीतिक अनुभव अभी मैं सीख रही हूँ कि हाँ क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे टीम काम करती है। तो मैं इतना जानती हूँ कि प्रतापगढ़ विधानसभा ने रामलाल जी को हरा के एक गलती कर दी। उन्होंने रामलाल जी के किए गए विकास को नज़रअंदाज किया या कोई और कारण रहा, ये लोग ही जाने। लेकिन जो शांति प्रतापगढ़ विधानसभा में पिछले 5 साल में रही, वो शांति बरकरार रहे ऐसा सोच के मैं प्रतापगढ़ विधानसभा में काम करी। और स्पेशल रीज़न ये है कि मैं भले ही घाटोल विधानसभा की हूँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, जिला मुख्यालय मेरा प्रतापगढ़ है। मैं चाहूँ तो मेरे घाटोल विधायक बांसवाड़ा जिले में पड़ते हैं और प्रतापगढ़ मेरा जिला है। ऐसे में अगर दूसरी सब जगह कांग्रेस जीत जाए और मेरे जिला मुख्यालय पे कांग्रेस ना जीते तो इसका खामियाजा मुझे भी भविष्य में देखना पड़ेगा। जैसे इन 5 सालों में मैं जिला स्तरीय कोई काम होगा तो मुझे समस्या होगी। तो इसलिए मैं चाहती थी व्यक्तिगत तौर पे कि जिस तरीके से 7 कॉलेज खुलवाए गए, शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा काम रामलाल जी ने किया जिसको लोगों ने नज़रअंदाज किया, इट्स ओके। लेकिन मैं उन सब कामों को देखते हुए रामलाल जी के साथ में खड़ी थी और मैं अभी भी उनके साथ खड़ी हूँ। मैं को शुरू के काफ़ी दिन तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई। एक बड़े भाई का हारना भविष्य का एक दुख होता है। लेकिन मुझे ये पता है कि प्रतापगढ़ विधानसभा गढ़ है बीजेपी का, लेकिन ये एक बार कांग्रेस को जिताने के बाद अगली बार दोबारा हरा देना इस बात का संकेत है कि आने वाले 5 साल बाद यहाँ से बीजेपी खत्म हो जाएगी। नहीं तो लोगों का कहना है रामलाल जी और मांगीलाल दोनों आपस में झगड़ते रह गए, हेमंत मीणा जीत गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि न सिर्फ प्रतापगढ़ विधानसभा में लेकिन उन तमाम जगह पे जहाँ पर भी क्षेत्रीय दलों ने चुनाव लड़ा, चाहे वो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको मानने वाले लोगों की जो पार्टी थी, जैसे बहुत सारे आपको पता है कि उत्तरी राजस्थान के जो ज़िले हैं वहाँ अधिकतर भीम आर्मी के लोगों ने चुनाव लड़ा, आरएलपी के साथ चुनाव लड़ा, अपने यहाँ पे बीटीपी ने भी चुनाव लड़ा, बाप ने भी चुनाव लड़ा, उसके अलावा कई लोग निर्दलीय खड़े रहे। तो क्षेत्रीय दल और जितने निर्दलीय अन्य लोग खड़े होते हैं तमाम प्रकार का नुकसान ये कांग्रेस को देते हैं। और फिर कांग्रेस दोनों जब मजबूती तौर पे खड़े होते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली जनरल वर्ग को ये लगता है कि ये तो आपस में लड़ा रहे हैं, तो एक काम करें हम तो बीजेपी को वोट दे देते हैं। और एक एजेंडा है कि हाँ हम धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो लोगों को भी लगता है कि देश को धर्म की रक्षा करनी चाहिए और अगर देश की रक्षा हमें करनी है तो हमें बीजेपी को जीताना पड़ेगा। इस एक इंटेंशन मात्र से बीजेपी प्रतापगढ़ में जीती और पिछले 35 साल से भी बीजेपी ही प्रतापगढ़ में थी। दोबारा उन्हीं के बेटे को कमान मिली है। तो मैं तो फिर भी ये सोचूंगी कि चाहे जो भी जीता, रामलाल जी के लिए मुझे दुख है, लेकिन मैं हेमंत मीणा भाई साहब से तो ये उम्मीद कर सकती हूँ कि वो आने वाले इन 5 साल के उनके कार्यकाल को अच्छे से निभाए ताकि लोगों को कम समस्याएं हुई। और जिन शिकायतों के माध्यम से उन्होंने चुनाव लड़ा कि रामलाल जी ये करते थे, ऐसा भ्रष्टाचार करते थे, उम्मीद है कि हेमंत जी ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं करे, प्रतापगढ़ को अच्छी राह पे ले जाए। जितने कॉलेज रामलाल जी ने खुलवाए उनको तमाम के कार्यों को पूरा करके जल्दी उनमें शिक्षण शुरू करवाए, जितनी रोडें सेंक्शन हुई उन पे तमाम पे कार्य शुरू करवाए। तमाम प्रकार के ऐसे काम अगर हेमंत जी करते हैं तो चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, हमें एक प्रतापगढ़ का
व्यक्तिगत होने के नाते हमें अच्छा ही लगेगा। आपकी पार्टी विपक्ष में है और अभी हाल ही में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आदिवासियों का कई जगह ज़मीनों का देखा है और बीजेपी वाले देखा जा रहा है कि अधिकतर इन मामलों में आगे दिख पर आप अभी तक चुप दिख रही हैं, हमें इस पर बताइए। एक्चुअली मैं चुप बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे जैसे ही ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव हुआ था तभी समझ गई थी कि आदिवासियों की बर्बादी अब शुरू हुई है, क्योंकि कई सारे आदिवासी आज भी ऐसे हैं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के तमाम क्षेत्रों में जिनके अभी अपनी ज़मीनें रजिस्टर्ड नहीं है। वो ऐसी ज़मीन पे रहते हैं जहाँ आसपास दूसरे समुदाय के लोग नहीं रहते हैं और वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है या फिर किसी न किसी खनिज तत्व से भरपूर है। उन ज़मीन को छीनने जाने का एकमात्र तरीका था हमारी ग्राम सभाओं की मजबूती, कि हाँ अगर ग्राम सभा मजबूत है तो कोई भी हमसे हमारी ज़मीन नहीं ले सकता। तो मैं आज से 1 साल पहले से इस बात की चिंता में थी, या तो हम तमाम देश के आदिवासी किसी एक पार्टी को इस तरीके से समर्थन दे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आपको हमारे जल जंगल ज़मीन के साथ रहना है। लेकिन हुआ ये कि हर राज्य में अलग अलग पार्टी के साथ हमारे आदिवासी जुड़ गए, या हर राज्य में अलग अलग पार्टी बना दी, जो कि कहीं न कहीं गलत है। अगर पूरे देश का आदिवासी आज भी किसी एक, मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस के साथ आओ, पर आप जिसके साथ भी रहो किसी एक के साथ रहो और इस समझौते पे रहो कि आपको हमारे जल जंगल ज़मीन नहीं छूना है, तो डेफिनेटली आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कई बार हमारे लोग किसी से समर्थन, किसी से समझौता करते हैं लेकिन कोई लिखित मांग पे नहीं करते हैं, या भविष्य को देखकर समझौता नहीं करते। वर्तमान में कोई छोटी मोटी मांग पूरी हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो अभी देखा जाए कि पिछली बार बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत थे ना, और उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा, मतलब उनके कहना है कि हमने अच्छा खासा विकास कराया और वो पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पर रहे विधायक रिपोर्ट कार्ड पर। और अभी भी देखा जाए कि उन दूसरे नंबर पर है, अभी दिया कुमारी के बाद दूसरे नंबर पर वही रहे सबसे ज़्यादा मत हासिल करने। राजकुमार जी के यहाँ पे एक बड़ा माहौल वहाँ हो रहा और सारे जन जागरण वहाँ हुए तो लोगों ने उनको वोट दिया। खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक राजस्थान में दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन विकास की अगर मैं बात करूं तो हमारे तो घाटोल में पिछले 10 साल से बीजेपी का विधायक था, फिर भी हमारे 2000 करोड़ की नहर का उद्घाटन हुआ है और उनके यहाँ 1326 करोड़ समथिंग की पानी का वो नहर का उद्घाटन हुआ। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे भी। पिछले 5 साल जितना मैंने देखा, आप यकीन नहीं मानेंगे, गहलोत साहब ने वास्तव में कई क्षेत्रों में तो उन्होंने वो सारी योजनाएं लागू करी, इवन वो सारे विकास किए जो उनको लगा कि ये उस क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। जैसे गढ़ी में कॉलेज दिया, वो मांगा भी गया था प्लस ज़रूरी भी था। हमारे घाटोल के कॉलेज के लिए किसी ने बड़ा आंदोलन नहीं किया या किसी तरीके की कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं। जब चीज़ मांगी नहीं जाएगी तो नहीं दी जाएगी। आप प्रतापगढ़ को देख लो, हमारे पीपलखुंट के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी बांसवाड़ा जाते थे, प्रतापगढ़ जाते थे, आज हमारे पीपलखुंट में कॉलेज है। डलोट को देख लो, डलोट में कॉलेज खुल गया। तो ये सब मांगा गया था। अगर आप चुप रहते हो तो आपको कुछ नहीं, क्या कहते हैं उसको, अगर बोलेगा तो आम भी बिकेगा, गुटली भी बिकेगी, ऐसा कुछ है सिस्टम, मुझे याद नहीं। लेकिन अच्छा, बोलने से होता है। अगर आप नहीं बोल रहे हो, राजकुमार जी बोले, राजकुमार जी ने मांगा और उनके क्षेत्र का विकास हुआ, उन्होंने समर्थन भी दिया था। समर्थन दिया था तो उसी काम करवा लिया है। देखो असर तो पड़ता है, असर पड़ता है, उन्होंने समर्थन दिया है। इस बार आपके प्रत्याशी नानालाल जी यहाँ पर जीते हैं और विधायक बन गए हैं, पर अब वो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वो कैसे काम करेंगे? देखो वो तो मैं ये कहना चाहूँ कि ये मेरी विधानसभा का ऐसा सिस्टम है कि जब सरकार कांग्रेस की होती है तो यहाँ विधायक बीजेपी का होता है और सरकार बीजेपी की होगी तो विधायक कांग्रेस का होगा। लेकिन हमारी विधानसभा में निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो समस्या थी पानी की, आप शायद नहीं जानते, लेकिन इस क्षेत्र में कोई तालाब नहीं। आप जहाँ बैठे हैं मेरे घर में, और आगे जो पहाड़ी दिख रही है इसके पीछे माई नदी है जी। और यहाँ से मात्र 33 किलोमीटर दूर माई डैम है जहाँ पानी ही पानी है। यूँ कहो कि एक छोटा समुद्र है, 100 टापू का शहर कहलाता है बांसवाड़ा, मात्र 33 किलोमीटर दूर। लेकिन इस क्षेत्र में उसका पानी नहीं है। गर्मियों में यहाँ रहना मुश्किल है, न के बराबर। मतलब पीने का पानी भी कई जगह पे
मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ की नहर की उद्घाटन एक वरदान है और वो काम शुरू हो जाएगा। ये काम ही इतना बड़ा है कि ये लोग कांग्रेस पे कभी थू नहीं करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो अब राजनीति में आप किस तरह से करियर बनाना चाहते हैं, ये बताइए। फिलहाल तो देखो, ये राजनीति ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में आप विधायक का टिकट मांग लो? मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। अभी कई सारे लोगों ने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने टिकट मांगा और नहीं मिला, तो वो हमने सुना था कि बीजेपी से टिकट मांगा और नहीं मिला। मैं आपका उस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि मैं न बीटीपी से मैंने टिकट मांगा, ना बाप से मांगा, ना कांग्रेस से मांगा। ये जितने लोग अपने आप को समाज सेवक कहते थे, ये सब लोग चुनाव या तो लड़ गए या लड़ने के लिए उम्मीदवारी जताई। लेकिन मैंने किसी भी चीज़ से, इवन मैंने किसी को ये निर्दलीय लड़ रही हूँ करके भी मैंने धमकाया नहीं कि हाँ मैं निर्दलीय लड़ लूँगी, मैं किसी के वोट बिगाड़ दूँगी, ऐसा भी मैंने नहीं किया। क्योंकि मेरा चुनाव लड़ना था ही नहीं, मेरे विचार में ही नहीं था, राजनीति करनी ही नहीं थी। लेकिन जो चीज़ ये कहो कि बाप पार्टी कहो या आदिवासी परिवार कहो, मैं पूरे आदिवासी परिवार को कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे जिनकी भाषा इतनी अमर्यादित थी कि उनको सुन के, उनको देख के, उनको पढ़ के मुझे ऐसा होने लगा कि नहीं यार, जिन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है, जो बोलना नहीं चाहते हैं, जो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। आप तो खुद ही गवाह होंगे चश्मदीद, आपने कभी तो कमेंट खोल के देखे होंगे कि कमेंट देखे हम। इतने गंदे कमेंट आपने पढ़े। व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस में गई क्योंकि बीजेपी के साथ मुझे जाना नहीं था, और बाप पार्टी वालों के साथ मैं इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि ये लोग अगर निचले स्तर पे कोई गलती होती है तो उसको रोकते टोकते नहीं, उल्टा मजाक बनाते हैं। और लड़कियों के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे कुछ गलत हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, पर मैं यहाँ कैमरे में किसी को बताना नहीं चाहती हूँ कि फलाने ब्लॉक की फलानी लड़की के साथ ये हुआ है या फिर कहीं और हुआ है। और इवन इनके जो बड़े बड़े लोग हैं, पदाधिकारी, वो स्वयं सोशल मीडिया पे बदतमीजी करते रहते हैं, किसी को पर्सनली गंदी मैसेज करते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत अभद्र टिप्पणी करते हैं। जैसे बाप पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, मोहनलाल रोहत, उन्होंने मेरी किसी पोस्ट पे मुझे आतंकी संगठन से जुड़ी हुई कहा। अब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे आतंकी संगठन से जुड़ी हुई बोल दे, फिर मैं उस पार्टी में क्यों रहूं? एक सवाल जो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनसे करना चाहूँगी कि अगर आप मुझे आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ कहोगे तो बेशक आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, और देखा जाए कि लोगों का भगवती ना बुझ जय जोहार जय आदिवासी भी कहना बंद कर दिया, और भिल प्रदेश को मुद्दे को आप किस तरह से उठाएंगे अब? क्योंकि पहले आप भिल प्रदेश की मांग आपने खुद मंच से करती थी, तो अब कैसे क्या रहेगा? देखो, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं जय जोहार जय आदिवासी नहीं बोल रही तो वो गलत है। मैं प्रियंका गांधी जी जब आए थे सागवाड़ा में, उस मंच पे भी मैंने जय जोहार जय आदिवासी बोला, जहाँ तमाम कांग्रेसी लीडर बैठे हुए थे। उसके बाद मैं प्रतापगढ़ में सीएम साहब आए, मोटा गांव में सीएम साहब आए तब, और व्यक्तिगत स्तर पे जब मेरी विधानसभा में मैंने जो भी सभाएं करी, वहाँ सब जगह मैंने जोहार बोला। अगर नहीं सुनाई दिया है तो वो अपने कान का इलाज करवाए, बाकी मैंने सब जगह जोहार बोला। और रही बात भिल प्रदेश की, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भिल प्रदेश क्या, भीलों का तो पूरा देश हुआ करता था, भीलों और गोंडों का। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ऑलवेज भिल प्रदेश की मांग के साथ में हूँ। इस बात से कई कांग्रेस लीडर कहेंगे कि भगवती ये गलत स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन हम दुनिया की सबसे पुरानी जाति भील, ये इसको जाति कहना गलत है, ये एक समुदाय है और सबसे पुराना समुदाय है। उसका एक राज हुआ करता था, पूरा देश हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था, और आज उनके नाम का एक स्टेट भी नहीं है। तो डेफिनेटली भील समुदाय के लिए अपना पृथक स्टेट तो होना चाहिए, चाहे वो उसको भील प्रदेश कहो, भील स्टेट कहो, या कुछ भी नाम दो, इवन जाम्बू खंड भी नाम दे दो, लेकिन भीलों का अस्तित्व अगर बचाना है तो स्टेट होना चाहिए। लेकिन आज नहीं तो कल होगा, पर होकर के लीडर सोचते हैं। आप हाल ही में देख रहे होंगे, मालेवाल जी ने जब नामांकन किया तो वो पूरी तरह से भीलों के कॉस्ट्यूम में गए, और झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया साहब पूरी तरह से भीलों की वेशभूषा में रहे, उन्होंने जय सेवा जय जोहार बोल रहा। तो ऐसा नहीं है कि केवल बाप पार्टी वाले अकेले भिल प्रदेश बना देंगे। जिस दिन भिल प्रदेश बनेगा ना, उस दिन बीजेपी में जो भील है, कांग्रेस में जो भील है, बीटीपी में जो भील है, बाप में जो भील है, इवन जो किसी पार्टी में भी नहीं,
वो सारे बिल जिस दिन एक जगह पे खड़े होंगे उस दिन बिल प्रदेश बनेगा और हम उस दिन खड़े रहेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल प्रदेश की मांग की लड़ाई हो रही थी और वहाँ भगवती नहीं दिख रही थी, भगवती दिखेगी। अन्य लोगों का कहना है कि भगवती को कांग्रेस का इसलिए समर्थन किया क्योंकि उसको जब वो जेल गई थी तब उनका थोड़ा सपोर्ट किया था, और बीएपी वाले भी बोल रहे थे कि मांगू दादा और राजकुमार रौत भी आपकी फरमाइश करी थी। इस पर आप कुछ बताइए हमें। मैं कांग्रेस वाला जो आपने कहा उस पर तो ये कहूँ कि ना तो कांग्रेस की वजह से हम लोग जेल गए थे और ना ही कांग्रेस की वजह से हम जेल से बाहर आए। ये हमने जो 144 का उल्लंघन किया था, और ठीक है आचार संहिता लगने वाली है और ज़िले में 144 लगी हुई है, तो उस टाइम अगर आप किसी तरीके की गतिविधि करते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई प्रशासन करेगा। वही हमारे साथ हुआ कि जवाबी कार्रवाई हुई और प्रशासन ने हमें जेल भेजा। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि सेशन कोर्ट से हमारी ज़मानत खारिज हो गई और थोड़ा लंबा टाइम हमारा केस चला, हाई कोर्ट से ज़मानत हुई। अभी कई लोग कह रहे हैं कि बाप पार्टी वालों की वजह से राजकुमार जी का स्पष्ट नाम दिया जाता है। हालांकि मांगीलाल जी का तो कोई भी रोल नहीं था, मांगीलाल जी नहीं कलेक्टर साहब से मिलने आए, लेकिन राजकुमार जी आए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ, हालांकि कई लोग ऐसे कमेंट करेंगे उल्टे सीधे, लेकिन मैं फिर भी बताना चाह रही हूँ कि मेरी गिरफ्तारी, मेरे आरक्षण मंच की टीम की गिरफ्तारी 8 सितंबर को हुई। 8 सितंबर को गिरफ्तारी होती है और आप 25 तारीख को बांसवाड़ा आने का प्लान करते हो। जानबूझ के 20-21 तारीख को 25 तारीख को बांसवाड़ा जाने की आप पोस्टें जारी करते हो। आप सबको पता था कि 25 तारीख को छुट्टी, लेकिन बाकी लोगों को ध्यान नहीं रहा। सब लोग सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से चलाते हैं कि चलो 25 तारीख को कुछ तो आरक्षण मंच के लोगों के लिए हो रहा है, भगवती भील के लिए हो रहा है। जैसे आउट ऑफ स्टेट वाले लोग भगवती को जानते थे, बाकी लोगों को नहीं जानते थे, तो बहुत प्रचार हुआ। लेकिन एंड 24 तारीख को ये कह दिया गया कि अरे कल तो छुट्टी है। वो हाईकमान की पहले से प्लानिंग थी कि हम छुट्टी की तारीख की घोषणा कर देते हैं, लास्ट में छुट्टी ऐसा कह देंगे ताकि किसी को जाना नहीं पड़ेगा। लास्ट में 5 लोग उठ के आए, और वो 5 लोग भी जो आए ना, मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें आम जनता जानती नहीं है। बांसवाड़ा का जो विधायक प्रत्याशी रहा हेमंत मीणा बाप पार्टी का, उसका वहाँ पे एक सभा थी 25 तारीख के दिन, और वो सभा में आमंत्रित किए गए थे राजकुमार जी। लेकिन इन्होंने बीच में ये प्लान किया कि 25 तारीख को बांसवाड़ा जाना ही है, तो एक काम करो, क्यों ना हम अधिकारियों से मिल लेते हैं, ताकि हमारी ये बात रह जाए कि हम आरक्षण मंच के उन सभी कार्यकर्ता जो जेल गए उनके लिए हम कलेक्टर से मिले। जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही इनका योगदान मेरी जमानत दिलाने में है, ना मेरे बाकी साथियों को जमानत दिलाने में है। कुछ योगदान नहीं है, सिर्फ कलेक्टर साहब से मिले हैं, 2 मिनट बात करी है, एक फ़ोटो खींचा है, अखबार में आ गया है। अखबार में आने की वजह से एकदम हाईलाइट हो गए। 8 तारीख को जेल गए, आप 25 तारीख को आ रहे हो। 8 से 25 कितने दिन होते हैं? आप अगर आप इतने ही समाज के प्रति लगाव रखते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो 8 को आप नहीं आ सकते थे, लेकिन 15 तक तो आप आ सकते थे। अगर आप 15 तक भी आते तो मुझे ऐसा लगता, राजस्थान के बाहर के सभी लोग आवाज़ उठाने लग गए कि आखिर राजस्थान में भगवती जेल में है तो कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है। तो कुछ लोगों ने ये कहा, मैं एक शब्द आपको बताती हूँ, इनकी हाईकमान, भगवती हमारी जाजम की नहीं है। हाँ, तो जब जाजम की नहीं है तो वो जेल जाए या कहीं और, हमें क्या। और परिवार के वो लोग जो व्यक्तिगत तौर पे मेरा समर्थन कर रहे थे, उनको कहा गया कि आपको भगवती का समर्थन नहीं करना। इवन मैं जिस दिन जेल से बाहर आई और मेरा स्वागत समारोह यहाँ पीपल कोर्ट में रखा गया, तो उस टाइम ऐसा स्टेटमेंट जारी किया कि भगवती के स्वागत समारोह में आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नहीं जाना है। तो आप बताओ, आप खुद धक्के मार के भगवती को आपसे दूर कर रहे हो, कि भी समाज का काम करेगी ये या कोई और, कोई नहीं होते मेरे को समाज का काम करने से रोकने वाले, जब इन्होंने खुद का। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं 7 अक्टूबर को जेल से रिलीज़ हुई थी। उस दिन 42 लोग टोटल जेल से निकले थे, हम 57 में से। 7 अक्टूबर से लगा करके 4 नवंबर को मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो मेरे को आप बताओ कि 7 अक्टूबर से लगा करके 3 नवंबर तक आप कहाँ थे? क्या आपके लिए समाज के लिए काम करने वाली लड़की आपकी पार्टी में रहती, ऐसा आपको ज़रूरी नहीं लगा? हालांकि मुझे
बाप पार्टी में ना जाके कोई दुख नहीं है। मैं कांग्रेस के साथ खुश हूँ और कांग्रेस के साथ मैं भविष्य में भी रहूंगी। कांग्रेस में अब रहोगी तो आरक्षण की मांग करोगी आप? डेफिनेटली मैं बात करूंगी। जनसंख्या के अनुपात में आपने आरक्षण की मांग करी थी और आप जेल में गए। हाँ, मैं अभी भी एक और बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस अभी भी देश में जातिगत जनगणना कराने के मुख्य मुद्दे के साथ में खड़ी है। इंडिया गठबंधन हो चुका है, बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मोर्चा खोल चुका है, जिसमें देश के तमाम क्षेत्रीय दल जो बड़े स्तर पे, जो एक राज्य स्तर की पॉलिटिक्स में सीएम तक बनाते हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के मुख्य ममता बनर्जी मैडम, ऐसे हर व्यक्ति आज एक हो चुके केवल और केवल बीजेपी के तानाशाही शासन को खत्म। सबसे बड़ी मांगे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए वो है कि देश में एक बार तो कम से कम जातिगत जनगणना हो, कि 2021 की जातिगत जनगणना में आखिर ओबीसी कितना है, भील कितना है, माइनॉरिटी कितना। इस देश की सबसे बड़ी दुर्भावना है, दुर्भाग्य है कि इस देश को ये नहीं पता कि वो कितने हैं। और कांग्रेस ने इतना बड़ा मुद्दा ऐसे सबके सामने एक ऑफर की तरह रख दिया, जैसे दिवाली ऑफर हो, कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो जातिगत जनगणना कराएगी और जातिगत जनगणना के आधार पर जातिगत आरक्षण देगी। ये आरक्षण की जो मुख्य लड़ाई है, आरक्षण में किस तरीके से गड़बड़ हो रखी है, ये हर व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन जो व्यक्ति आरक्षण की गड़बड़ियों को समझता है वो आंख बंद करके कांग्रेस के साथ में खड़ा होगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग वो गलती नहीं करेंगे जो 2023 के विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं, और वो जातिगत जनगणना की तरफ देखेंगे और अपना वोट जातिगत जनगणना के नाम पे देंगे। अच्छा, आदिवासियों के लिए जनजाति परिषद है, तो फिर आपकी पार्टी के नेता एक होकर क्यों काम नहीं कर रहे हैं? जनजाति सलाहकार परिषद में हर पार्टी का विजेता नेता वहाँ पे बैठता है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि यही हमारे समाज की दुर्भाग्य है कि हमारा समाज एक नहीं होना चाहता। विधायक चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या बाप का, वो जितने भी हैं वो सब अगर एक जगह पे बैठे और वो ये सोचे कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी होने के नाते हम आज विधायक बन रहे हैं। मैं तो मानती हूँ कि इस क्षेत्र में अगर आज किसी तरीके से, जैसे बीजेपी डिलिस्टिंग करवाना चाहती है, बीजेपी डिलिस्टिंग करवाती है तो कुशलगढ़, बागीदोरा जैसे कई विधानसभा क्षेत्र भी जनरल हो जाएगा। तो जब हमारा विधानसभा क्षेत्र जनरल हो गया ना, तो हमारे लोगों को कोई विधायक नहीं बनाएगा। ये सब कहने की बातें हैं कि ये फिर भी अगर वो लोग ये भूल जाते हैं विधायक बनने के बाद कि हम आदिवासी हैं, और आदिवासी होने के नाते जो हमें जनजाति का प्रमाण पत्र मिला, इस वजह से हम विधानसभा में हैं और हमें हमारे समाज के लिए भी कुछ करना है। अगर ये इतनी सी बात सारे विधायक सोचते हो ना, तो कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, बाप या XYZ कोई सा भी, हर राज्य में कम से कम 10 राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद है, 5वीं अनुसूची के और 6ठी अनुसूची के भी राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद है। फिर वो सब लोग एक साथ बैठ जाएं और सोचें कि किस तरीके से हमारे वन संरक्षण अधिनियम में गड़बड़ होगी, किस तरीके से हमें ग्राम सभा मजबूत करनी चाहिए, किस तरीके से हमें जनजाति सलाहकार परिषद मजबूत करनी चाहिए। उस दिन देश का प्रधानमंत्री XYZ जो भी हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, वो आदिवासियों का अहित नहीं कर सकता, लेकिन हर जीता हुआ विधायक अपनी पार्टी को प्रमोट करता है। बीजेपी का विधायक कांग्रेस के विधायक के साथ नहीं बैठना चाहता है, कांग्रेस का विधायक बाप के विधायक के साथ नहीं बैठना चाहेगा। जब वो बैठना ही नहीं चाहते तो वो समाज का हित कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जिसका समाधान होना चाहिए, लेकिन सबका क्या होता है क्या नहीं होता है वो वही जाने, पर ये गलत है। जी धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता भगवती भील, आदिवासी नेता इनका कहना है, तो ठीक है, धन्यवाद दीदी आप। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।